हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 4.3 पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने क्वेश्चन 4 कंप्लीट करवा रखे थे। 4.3 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन आपने इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। आज यहाँ पर शेष क्वेश्चनों को भी हम पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 5वां प्रश्न है जिसमें ये ग्राफ बना हुआ है और इसमें ऐसा पूछा गया है कि इस आलेख का सही विकल्प इनमें से कौन सा है, ये बताओ। मतलब यहां पर ये 4 समीकरण दिए गए हैं, तो इस आलेख का कौन सा समीकरण होना चाहिए, ये प्रश्न में आपसे पूछा गया है। विकल्प में दिए गए हैं, बिल्कुल ठीक यही यहां पर है कि इस आलेख का इनमें से कौन सा समीकरण है, ये आपको बताना है। 4 समीकरण दिए गए हैं, बस यहां से विकल्प चुनना है। आसान सा प्रश्न है बच्चों। आपने एग्जाम्पल जब किए थे तब भी आपका ये प्रश्न इसी प्रकार का था। तो बच्चों, इस रेखा पर कौन कौन से बिंदु हैं? -1, 0 है, 0, 0 है। तो यहां पर 2 बिंदु हैं, एक तो है -1, 1 और एक दूसरा बिंदु है 0, 0। बच्चों, यहां से अगर इनमें से जो समीकरण देख रहे हैं वो समीकरण इन दोनों बिंदुओं से संतुष्ट होते हैं, तो मान लेते हैं कि अगर ये संतुष्ट होता है तो मान लेते हैं कि इस आलेख का ये समीकरण है। यदि इससे संतुष्ट हो जाए ये बिंदु, इस बिंदु से ये रेखा संतुष्ट हो जाए तो मान लेते हैं इस आलेख की ये रेखा है। मतलब जिससे संतुष्ट हो जाए समझो वही आपका आलेख का रेखा बन जाएगा। ठीक है, इस आलेख का वही समीकरण बन जाएगा। बस आपको ये देख लेना है -1, 1 से ये संतुष्ट क्या करेगा? बच्चों, बिल्कुल नहीं करेगा। यहां x का मान अगर हम -1 और y का मान अगर 1 रख दें तो बच्चों देखो यहां पर y का मान 1 लिख दें बराबर x का मान -1 लिख दें, तो क्या ये आपको बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये विकल्प गलत। एक एक करके आपको चेक करना है। देखो, इसके बाद हम यहां पर x + y बराबर 0 में लिख के देखें तो x का मान हम लिखेंगे -1 प्लस y का मान हम लिखेंगे 1। बच्चों, यहां पर बराबर 0 हो रहा है, 0 बराबर 0, -1 + 1 0, मतलब ये -1, इस रेखा पर स्थित है। ये बिल्कुल डेफिनेट बात हो गई। अब बच्चों 0, 0 से भी संतुष्ट होना चाहिए। x का मान 0 लिखें, y का मान 0 लिखें, तो 0 + 0 मतलब 0, 0 बराबर 0। मतलब ये दोनों बिंदु ही ऐसे बिंदु हैं जो इस रेखा पर स्थित हैं। इसका मतलब इस आलेख की ये रेखा है आपकी, ये वाला समीकरण जो है वो इस आलेख का समीकरण है। ठीक है, तो इसमें बच्चों दूसरा विकल्प सही लिखना है। आप किसी में और चेक करोगे ना, किसी में भी चेक करके देख लो तो ये बिंदु संतुष्ट नहीं होंगे। आप यहां देखो, चेक करके देखो, अगर y का मान हम 1 लिख दें तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ x का मान -1 लिख दें तो -2 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। 1 बराबर -2 होता नहीं है। इसका मतलब ये संतुष्ट नहीं हो रहा है। इसी प्रकार बिल्कुल यहां भी संतुष्ट नहीं होगा। x का मान और y का मान अगर आप यहां रखें दोनों पक्षों में तो ये संतुष्ट नहीं होगा। मतलब x का मान -1 लिख दें। यहां पर देखो, यहां पर x का मान जैसे ही -1 लिखोगे तो 7 × -1 मतलब -7 हो जाएगा। ये जो दायां पक्ष है वो -7 हो जाएगा। जबकि बायां पक्ष की बात करो तो यहां पर देखो लिखा है 2 + में 3 और y का मान कितना लिखना है? y का मान 1 लिख दें तो यहां से 3 एकम 3 और 2 5। देख रहे हो, ये बायां पक्ष 5 है, दायां पक्ष -7 है। तो ये बिंदु -1, जो है वो इस रेखा को संतुष्ट नहीं कर रहा है। मतलब सीधी बात है बच्चों, कोई भी बिंदु संतुष्ट, ये दिए गए जो 2 बिंदु है ना, वो केवल एक ये रेखा है जिसको संतुष्ट कर रहे हैं और किसी भी रेखा को संतुष्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये समीकरण जो है वो इस आलेख का समीकरण है। क्लियर है बच्चों बात? बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार से आपको यहां पर देखो चेक करके देखना है। यहां पर क्या लिखना है? विकल्प आपका सेकंड। आंसर में क्या लिखना है बच्चों? आपको लिखना है x + y बराबर 0। ये आपका सेकंड वाला विकल्प इसमें सही है। ठीक है बच्चों, यहां देखो, इसको भी बिल्कुल इसी प्रकार चेक करो कि इस रेखा पर कौन कौन से बिंदु हैं। इस रेखा पर बच्चों एक बिंदु तो है -1, 3, एक दूसरा बिंदु है 0, 2, एक तीसरा बिंदु है 2, 0। ये तीनों बिंदु, इनमें से देखो किस समीकरण को ये संतुष्ट करते हैं, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। यहां y का मान देखो कितना लिख दें। अगर मान लेते हैं इससे चेक कर रहे हैं, पहले इसको चेक करें। y का मान यहां 3 लिख दें। देखो y है ना, इसको क्या लिखना है? 3 लिखना है। फिर बराबर का निशान लगाओ। x का मान -1 लिख दें, ये x है, इसको -1 लिख दें, +2 हमारा ज्यों का त्यों।
तो बच्चों ये बराबर नहीं हो रहा। यहाँ पर 3 है और यहाँ 2 में से 1 घट और जाएगा तो भाई 1 मिलेगा, 3 1 के बराबर नहीं होता। मतलब ये ऋण 1,3 इस रेखा को संतुष्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब सीधी बात है कि ये वाली जो रेखा है अर्थात ये रैखिक रेखा का समीकरण है, ये समीकरण इस बिंदु से संतुष्ट नहीं हो रहा है। तो अगर संतुष्ट हो जाए तो समझो फिर वही समीकरण इस आलेख का समीकरण कहलाएगा। ठीक है, ये संतुष्ट नहीं हो रहा है, इसको चेक करो। y का मान यहां 3 लिख दें, देखो y का मान 3, x का मान -1 बराबर x का मान -1 माइनस का ये 2 पहले से है, तो बच्चों यहां पर 3 है और यहां पर -3 है, देखो ये भी बराबर नहीं है। इसका मतलब -1,3 भी इस रेखा पर स्थित नहीं है। इसको चेक करो भाई, y का मान हम 3 लिख दें, ध्यान से समझो y का मान कितना लिख दें 3, फिर बराबर का निशान लगाओ, माइनस भी ये ज्यों का त्यों रखते हैं। x का मान हमें -1 लिखना है तो देखो माइनस माइनस +1 हो जाएगा और प्लस में ये 2 लिखा है। बच्चों यहां से देखो 3 बराबर 2 और 1 3, 3 बराबर 3। ठीक है, -1,3 इस रेखा पर है, बिल्कुल सही बात है। यहां पर एक बिंदु तो हमने चेक कर लिया, हमें तो सभी बिंदु चेक करना है। इस बिंदु को भी चेक करके देखो कि है कि नहीं। यहां पर y का मान बच्चों 2 लिखना है, y बराबर 2 लिखना है, x बराबर 0 लिखना है, इसमें रखें। y का मान 2 लिखें बराबर x का मान 0 लिखें प्लस में 2, तो बच्चों ये तो शून्य हो गया, 2 बराबर 2। ये देखो इस बिंदु से भी ये रेखा जा रही है। इसके बाद देखो तीसरे बिंदु से संतुष्ट कराओ, 2,0 से संतुष्ट करने का मतलब x का मान 2 और y का मान 0 रख के चेक करें। तो यहां से अगर x का मान 2 और y का मान 0 लिख दें तो y ये है, इसको तो 0 लिख दें, बराबर का निशान लगाओ, माइनस x का मान 2 लिखेंगे प्लस y का मान ये आपका 2 आपका ज्यों का त्यों। यहां देखो -2 + 2 ये भी 0 हो जाएगा, तो मतलब 0 बराबर 0। ये भी देखो संतुष्ट, ये बिंदु भी इस रेखा को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस रेखा पर ये तीनों बिंदु हैं, इस रेखा पर तीनों बिंदु हैं। इसका मतलब जो आपका आलेख है वो इस रेखा का आलेख है। तो आपको लिखना है जो समीकरण है, क्या लिखना है, ये वाला समीकरण, तीसरा वाला समीकरण इस आलेख का समीकरण है। आपको क्या लिखना है, विकल्प नंबर 3 यहां पर लिखना है, तीसरा विकल्प लिखना है बच्चों कि आपको लिख देना है कि y बराबर -x + 2 इसका सही विकल्प है। ठीक है, यहां क्योंकि विकल्प लिखना होता है तो ये तो सब हमें अपना चेक करना है कि भाई वास्तव में हमने ये विकल्प लिखा है वो कैसे लिखा, क्यों सही है, तो आपको चेक करना है, बाकी आंसर तो इतना ही देना। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों विकल्प में प्रश्न था और इसी टाइप का आपका एक उदाहरण में भी प्रश्न था। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें। देखिए बच्चों आगे एक प्रश्न और है, 6वां, इसको भी ध्यान से समझें। लिखा है एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय कई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ये भी देखो विज्ञान से संबंधित प्रश्न है, आपने इस बात को अच्छे से पढ़ा होगा। कार्य बल और ऊर्जा वाले चैप्टर में ये आपकी परिभाषा होती है कि किसी भी अचर बल, किसी भी पिंड पर अचर बल लगाने से किया गया कार्य तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। बिल्कुल एकदम कथन जो लिखा है बिल्कुल यूनिवर्सल सत्य लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस कथन को 2 चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है और अचर बल अगर 5 मात्रक ले लिया जाए तो उसका फिर आलेख खींच करके भी हमें दिखाना है। आगे फिर और कुछ बातें पूछी गई हैं। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है और फिर लिखा है पिंड द्वारा तय की गई 0 मात्रक दूरी है, तो आलेख से किया गया कार्य कितना होगा ये भी हमसे पूछा गया है। देखो ध्यान दे बच्चों, तो यहां देखिए बच्चों 6वां प्रश्न इस प्रकार से लिखा है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। पिंड द्वारा किया गया कार्य तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को 2 चरों वाली रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका हमें आलेख भी खींचना है। पहला काम तो बच्चों यहां तक समझो। प्रश्न में कहता है कि अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। बच्चों यहां पर हमें पता है कि इस प्रकार समझो ध्यान से, हमें यहां पर यह पता है भाई
कि अगर किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो वहां जब कार्य होता है वो काय के समानुपाती होता है, मतलब किया गया कार्य समानुपाती होता है। अगर किया गया कार्य को अंग्रेजी में वर्क कहते हैं, इसलिए इसको W से डिनोट किया जाता है। तो किया गया कार्य काय के समानुपाती होता है बच्चों। किया गया कार्य समानुपाती दूरी के होता है। देखो दूरी को S से डिनोट करते हैं, दूरी को काय से डिनोट करते हैं, S से। तो किया गया कार्य समानुपाती होता है दूरी के, ये प्रश्न कहता है। और ये वास्तव में आपने फिजिक्स में कार्य, सामर्थ्य तथा ऊर्जा वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि किसी भी पिंड पर जब बल लगाया जाता है तब जब कार्य जो होता है वो काय के समानुपाती होता है, कार्य समानुपाती दूरी के होता है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो बच्चों यहां पर दो चर कोई मानना है, एक चर ये है, एक चर ये है। मान लेते हैं यहां पर कार्य जो है, यहां पर ये मान लें कि कार्य है उसको बाई मान लें, बाई इकाई। कार्य बराबर क्या मान लें, बाई इकाई। और यहां दूरी जो है, जो S है, उसको हम x मान लें, ये x इकाई दूरी चल के पहुंचे, ठीक है। तो यहां पर ये हमारा जो समीकरण है दो चर वाला, वो इस प्रकार से हो जाएगा कि बाई समानुपाती, यहां हो जाएगा बाई समानुपाती x, ठीक है। इसको हमने बाई लिख लिया है, समानुपाती निशान, और दूरी मतलब जो आपकी दूरी है ना S, उसको हमने x मान लिया, ठीक है। तो यहां पर बाई समानुपाती x हो गया। बच्चों यहां से जब समानुपाती का निशान हटाते हैं तो एक स्थिरांक जरूर लेते हैं, वो स्थिरांक मान लेते हैं। देखो यहां पर ध्यान से समझो, यहां पर ये स्थिरांक आपका बल स्थिरांक है, F कहलाएगा, ठीक है। इनटू में x लिख दें, मतलब कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर बल गुणे दूरी, या विस्थापन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बाई बराबर F इंटू एक्स, जहां यहां पर आपको लिखना है F क्या है, एक स्थिरांक है, F बराबर क्या है, स्थिरांक है या नियतांक है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। नियतांक है, यह वास्तव में होता क्या है, यह बल को निरूपित करता है, यह बल को निरूपित करता है, ठीक है, निरूपित करता है। ये बात कहां से है बच्चों, ये आपकी विज्ञान से संबंधित बात है, इतनी बात, ठीक है बच्चों। अब समझो बात यहां से, ये आपका एक जो समीकरण पूछा गया था कि दो चरों का समीकरण हमें व्यक्त करके दिखा देना है। इस कथन को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करिए। तो इस कथन को, कौन से कथन को, कि किया गया कार्य दूरी के समानुपाती होता है, इस कथन को दो चरों वाले रैखिक समीकरण में ये बदल के लिख लिया, ठीक है। अब प्रश्न आगे एक और बात कहता है कि अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। अगर यहां पर अचर बल मतलब बल को मतलब F है ना, फोर्स इसको कहते हैं, दिया गया है, चूंकि दिया है, यदि ऐसा लिख दें कि जो बल है वो कितना है, 5 इकाई है, 5 इकाई, तो ये हमारा बाई बराबर कितना हो जाएगा, 5 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एक समीकरण है, इसका हमें आलेख खींच के दिखाना है। बच्चों यहां पर जब आलेख खींचते हैं तो हमें पता है ना, इसके दो हल हमें कोई ढूंढने होते हैं। इसके केवल दो हल मिल जाएं तो हम इसका आलेख खींच सकते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल दो अगर मिल जाते हैं तब हम उसका आलेख खींच सकते हैं। बच्चों ये तो बहुत आसान सा काम है और बहुत प्रश्न हम लोग यहाँ से इस टाइप के कर चुके हैं। जब आलेख खींचते हैं तो हमें क्या करना होता है, यहाँ से एक टेबल बना लें, यहाँ x और y लिख दें, यहाँ पर x और y के कुछ अपने मन से मान लिख दें। मान लेते हैं x का मान 0, जैसे ही बच्चों x का मान यहाँ 0 लिखोगे तो 5 इंटू 0 मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, y का मान भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर x का मान 0 लिखोगे तो y बराबर 5 गुणे 0, 5 गुणे 0 मतलब पूरा 0, y का मान कितना हो जाएगा 0। और यदि x का मान बदल के मान लें 1 रख दें, कोई जरूर नहीं है, आप जो भी मर्जी लिख दो, 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें, कुछ भी लिख दें। तो x बराबर अगर 1 लिख दें तो यहां से देखो x का मान 1 लिखते ही 5 एकम 5 मतलब ये आपका y का मान 5 हो जाएगा। अगर और भी कुछ बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, ये अनिवार्य नहीं है कि हाँ, ये अनिवार्य है कि दो हल तो हमें इसके ढूंढने ही होते हैं। जब भी कभी दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम आलेख खींचते हैं तो हमें दो चर अगर हम इसके हल ढूंढ लें तो समझो इसका हम ग्राफ खींच लेंगे, मतलब इसका आलेख खींच लेंगे। लेकिन अगर हम 2 से ज्यादा भी हल ढूंढ लें तो अभी कोई समस्या नहीं, उसी रेखा पर तीसरा भी हल आएगा, मतलब जितने हल होते हैं वो उसी रेखा पर आ जाते हैं बिल्कुल। तो यहां से x का मान और कुछ बदल के लिख दें, मान लो 2 लिख दें।
अगर x का मान 2 लिखेंगे तो y का मान 5 गुणे 2 मतलब 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से एक हल हमें 0,0 मिल गया, एक दूसरा हल हमें 1,5 मिल गया। अगर तीसरा हल भी लिखना चाहो तो 2,10 एक आपका तीसरा हल भी है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसका आलेख खींचेंगे और आलेख को थोड़ा ध्यान से देखो, इस प्रकार खींचें। ये हमारा x अक्ष हो गया, ये क्या है, ये x अक्ष है, और ये हमारा जो ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है उसको क्या कहते हैं, y अक्ष कहते हैं। ये हमारा y अक्ष है। ठीक है, ये y है, ये x है, और जहां पर एक दूसरे को ये काटते हैं वो मूल बिंदु हो जाता है। इधर हम एक एक इकाई 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई मानते हुए यहाँ पर भाग इनके बना लेते हैं। 1 सेंटीमीटर की जो रेखा होती है उस पर 1 लिख देते हैं। दूसरा जब एक और डार्क रेखा उस पर 2 लिख देते हैं, अगली डार्क रेखा उस पर 3 लिख देते हैं, अगली डार्क रेखा उस पर 4 लिख देते हैं, और इस प्रकार से ये लिखते हुए हम आगे जाते हैं 7 और यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, 10, हमें जहां जहां जैसी जरूरत है वैसे लिख लेंगे। ठीक है, हालांकि यहाँ पर x के तो केवल 2 मान है, एक है 0, 1, 1, 1, 2। ज्यादा से ज्यादा अगर हम सभी बिंदुओं को यहाँ दर्शाना चाहेंगे तो x पर तो 2 इकाई तक जाना है, यहाँ तक जाना है। ठीक है, लेकिन y पर जाना पड़ेगा 10 इकाई तक। देखो ऊपर की ओर 10 इकाई तक जाना है। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो बच्चों अब क्या करना है, देखो 0,0 मूल बिंदु होता है, इसको क्या कहोगे, 0,0 कहोगे। ये बिंदु हमारा हो गया 0,0। इसके बाद देखो 1,5 लिखना है। x पर 1 इकाई जाना है, ऊपर की ओर y पर 5 इकाई जाना है। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर देखो पहुंचे, इसको हम क्या लिखेंगे, 1,5 लिखेंगे। ठीक है, ये बिंदु हमें मिल गया 1,5। इसके बाद 2,10 जाना है, x पर जाना है 2 इकाई और y पर ऊपर की ओर जाना है 10 इकाई, तो आपको यहाँ पहुंच जाना है। देखो ये आपकी 10 वाली है ये, और ये 2 वाली लाइन आगे बढ़ते जाओ, यहाँ पर हम लोग पहुंच गए तो हम 2,10 यहाँ इस बिंदु के निर्देशांक लिख देंगे। ठीक है, 2,10। अब बच्चों अगर इन तीनों बिंदुओं को मिला दिया जाए तो आपको ये आलेख खिंच के तैयार होगा, जो कि इस रेखा का आलेख होगा, ये या कहें इस समीकरण का आलेख होगा। तो हमें क्या करना है बच्चों, स्केल से इस तरीके से इनको तीनों बिंदुओं को आपस में मिला दें। यहां से देखो इसको इससे मिलाते हुए आगे बढ़ाएं इस प्रकार से, और मूल बिंदु से होती हुई ये रेखा जा रही है ना, तो मूल बिंदु से होती हुई इस प्रकार रेखा आपको खींचनी है। ठीक है, इस प्रकार से ये रेखा आपको खींचनी है। बच्चों यहां से अगर आपकी ये रेखा टेढ़ी हो रही है तो स्केल से आपको बनाना है, क्योंकि स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल टेढ़ी नहीं होगी, एकदम सीधी रेखा होगी। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल आपको सीधी रेखा खींचनी है। तो ये y बराबर 5x का आलेख है जो हमसे प्रश्न में पूछा गया था। बच्चों यहाँ पर 2 बातें और पूछी गई हैं। ये कहा गया है कि भाई तय की गई दूरी का आलेख खींचिए, तो हमने आलेख तो खींच लिया, लेकिन इसके बाद पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है, लिखा है 0 मात्रक हो, तो इसका आलेख द्वारा किया गया कार्य कितना होगा ये बताइए। बच्चों यहां पर आप देख सकते हो इधर की ओर ये क्या है, यहां पर ये आपकी दूरी है। ये क्या है बच्चों, दूरी, मतलब दूरी x जो है ना वो दूरी मानी है हमने, ध्यान से समझो। ये दूरी क्या है, x है, तो इधर ये आपकी क्या है, दूरी है। और y को क्या माना है, कार्य। ये आपका ऊपर की ओर क्या है बच्चों, ये कार्य है। ये क्या है, ये कार्य। ठीक है, तो दूरी आपकी x अक्ष पर है और कार्य किया गया कार्य है वो क्या है, y अक्ष पर है। इस प्रकार से ऊपर की ओर ये किया गया कार्य, मतलब इसको w लिख दें और इसको s लिख दें। ये s है और ये w है। ठीक है, इसके बाद देखो ध्यान से समझो, यहां पर प्रश्न कहता है 2 मात्रक दूरी चलने पर किया गया कार्य कितना होगा। बच्चों यहां से यहां तक 1 इकाई 2 इकाई जब हम चल के पहुंचे तो 2 इकाई जब दूरी चले तो किया गया कार्य कितना हुआ, ध्यान से समझना है। किया गया कार्य कितना हुआ, आप ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाओ, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, एक बिंदु ये आ गया ना। तो यहां पर आपने देखा जब दूरी 2 इकाई चले तो ये कार्य कितना हुआ, 10 इकाई हुआ। देखो यहां पर 10 है ना, तो जब 2 दूरी चले तो कार्य कितना हुआ, ये आपकी दूरी है और ये आपका कार्य है ना। तो जब 2 इकाई दूरी चले तो किया गया कार्य कितना हुआ, 10 इकाई हुआ। तो आपको ये इसका जवाब यूं देना है, ये पहले प्रश्न का जवाब है कि जब दूरी बराबर कितनी, 2 इकाई,
दूरी बराबर 2 इकाई, तो किया गया कार्य बराबर कितना होगा? तो आपको बच्चों लिखना है किया गया कार्य 10 इकाई होगा। किया गया कार्य कितना होगा? 10 इकाई। तथा इसके बाद यहां पर दूसरे प्रश्न में और बात एक पूछी गई है कि अगर दूरी शून्य मात्रक हो तब किया गया कार्य कितना होगा? बच्चों यहां से देखो, दूरी चले नहीं, मतलब ना इधर ना इधर, जब दूरी नहीं चलेगी तो किया गया कार्य भी शून्य होगा। ऊपर की ओर भी हम गए नहीं, मतलब जब 0,0 ऐसे समझो मूल बिंदु पर है, ये दूरी शून्य है और ये कार्य भी शून्य है, तो हमें ये लिखना है जब दूरी शून्य होगी तो किया गया कार्य भी शून्य होगा। लिखना है जब दूरी बराबर शून्य तो किया गया कार्य बराबर क्या लिखना है? किया गया कार्य बराबर क्या लिखना है? शून्य होगा। ये आंसर है, ठीक है। तो जब दूरी हमने 2 इकाई चले तब किया गया कार्य 10 मात्रक है या 10 इकाई है, लेकिन जब दूरी शून्य है, दूरी चले ही नहीं, तो दूरी नहीं चले तो इसका मतलब कार्य भी शून्य होगा। बिल्कुल एकदम डेफिनेट बात है। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपका 6वां कंप्लीट होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नोट करें इसको जल्दी से। तो बच्चों 7वां प्रश्न है, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अंशदान दिया। कक्षा 9 की 2 छात्राएं हैं, एक है यामिनी और एक है फातिमा। दोनों ने सलाह बनाई कि भाई ऐसा करते हैं कि भूकंप पीड़ित व्यक्तियों के लिए हम अपना कुछ योगदान देंगे। तो दोनों ने मिलके कुल मिला के 100 रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में दान दे दिया। कहा भाई अगर भूकंप पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी सहायता करेंगे, 100 रुपए उन्होंने दोनों ने मिलकर के दे दिए। अब बच्चों ये पता नहीं कि ये यामिनी ने कितने दिए, फातिमा ने कितनी दिए, ये पता नहीं, लेकिन कुछ दोनों ने मिला के जब इकट्ठे किए तो वो 100 रुपए हो गए। हो सकता है कि एक ने कुछ ज्यादा दिए हों, दूसरे ने कुछ कम दिए हों, या पहली ने कम दिए हों, दूसरे ने ज्यादा दिए हों, ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है। दोनों ने मिलाकर के 100 रुपए इकट्ठे किए और प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दिए। आगे लिखा है इस रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण इसका बनाइए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता हो। इसके बाद में यहाँ एक हिंट्स यहाँ दे दिया गया है, संकेत दे दिया गया है कि आप इनका अंशदान X रुपया और Y रुपया मान सकते हैं। मतलब ये मानो कि यो यामिनी है, उसने X रुपया दिया और फातिमा ने Y रुपया दिया, तो कुल मिला के 100 रुपया इकट्ठा हो गया और वो उसने अंशदान दे दिया, है ना, वो उसने प्रधानमंत्री राहत कोष में दान दे दिया। तो बच्चों ये हमें समीकरण बना के लिखना है, बिल्कुल एक लाइन की बात है, किसी प्रकार की यहाँ पर शायद कोई समस्या बिल्कुल नहीं होगी। ऐसा प्रश्न कहता है भाई, जैसा प्रश्न कहता है ना हमें बस वैसे ही करना है। प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि यहां पर ऐसा मान लें, माना ये पहली छात्रा है यामिनी, माना यामिनी ने अंशदान कितना दिया? अंशदान दिया कितना? X रुपया। ये मान लिया कि X रुपया अंशदान दिया है किसने? यामिनी ने। तथा फातिमा ने दिया मान लो Y रुपया। फातिमा ने कितना दिया? फातिमा ने रुपया अंशदान कितना दिया? Y रुपया अंशदान दे दिया फातिमा ने। कुल मिला के 100 रुपये हो गए। तो प्रश्न आपका कहता है इकट्ठे रुपए 100 हुए, उनको उसने प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दिया। तो X और Y दोनों को योग बराबर 100 लिख दें। तो बच्चों ये आपका वो समीकरण है जो इस शर्त से बन रहा है। मतलब यामिनी ने फातिमा ने कुल मिला के 100 रुपए अंशदान किए, तो यामिनी ने X रुपया, फातिमा ने Y रुपया, कुल रुपया कितने? 100। ठीक है, तो ये समीकरण आपका रैखिक समीकरण, ठीक है, ये रैखिक समीकरण आपका बन गया। तो एक बात तो यहीं तक खत्म हो गई कि भाई प्रश्न में कहा गया था कि एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता है। तो भाई ये आंकड़े जो हैं उनको संतुष्ट करने वाला एक आपका रैखिक समीकरण तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक बात और कही गई है कि भाई इसका आलेख भी खींच दो। तो बच्चों जब दो चर के रैखिक समीकरण होते हैं उनका आलेख हमें पता होता है। क्या करते हैं हम? 2 हल ढूंढ लेते हैं, केवल 2 हल यहाँ पर ढूंढे, इस रेखा के 2 हल ढूंढे। X ये हो गया, Y है, ठीक है। इस समीकरण के 2 हल क्या हो जाएंगे? मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए X का मान 0, जब X का मान 0 है तो Y का मान यहाँ पर 100 निकल के आएगा।
जब y का मान 0 लिख देंगे तो x का मान देखो 100 निकल के आएगा, है ना। x का मान 0 लिखेंगे तो 0 प्लस y बराबर 100, मतलब y बराबर 100। जब x का मान 0 है तो y का मान 100 है। और यहाँ पर अब बदल के x का मान अब की बार 100 लिख दें तो यहाँ से y का मान 0 हो जाएगा, या ये कहें y का मान 0 लिख दें तो x का मान 100 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने दो हल ढूंढ लिए, एक तो हल है 0,100, दूसरा हल है 100,0। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर इसका हम ग्राफ पर आलेखन कर दें। कैसे करेंगे, यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको हम y अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये आपका मूल बिंदु है। तो बच्चों यहाँ पर देखो 100 इकाई लिखा है। 100 इकाई मेरे ख्याल से एक सेंटीमीटर के 100 सेंटीमीटर का तो 1 मीटर होता है बच्चों। यहाँ पर तो इतना बड़ा पेज होता नहीं है, तो उसको कुछ पैमाना मान लें। तो पैमाना से यहाँ से इस प्रकार माने कि 1 सेंटीमीटर को 10 इकाई मान लें, 1 सेंटीमीटर का 10 इकाई, तो ये 10 हो जाएगा। दूसरा सेंटीमीटर का जो लाइन होगी उस पर हम 20 लिखेंगे, तीसरी यहाँ पर 30 लिखेंगे, यहाँ पर 40 लिखेंगे और यहाँ से आगे 50। 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल पर जो लाइनें खींची हैं, रेखाएं खींची हैं, उन पर आप 10-10 इकाई का 10 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर मानते हुए इस प्रकार चिन्हित कर लें। 70, यहाँ 80, यहाँ पर 90 और यहाँ आगे 100, ये आपका 100 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर इसी प्रकार ऊपर की ओर भी यही पैमाना मानते हुए हम ऊपर की ओर भी ये निशान लगा लेंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का 10 इकाई मानो तो 10, ये 20, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, यहाँ पर 50, यहाँ 60, यहाँ 70, यहाँ 80, यहाँ पर 90 और यहाँ पर 100। ठीक है बच्चों। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में आगे की प्रोसेस वही पुरानी वाली, x बराबर 0, y बराबर 100। x पर इधर जाना नहीं है, y पर जाना है 100 इकाई। तो यहाँ पर बच्चों देखो ये आपका 0,100 कहलाएगा। ठीक है कि नहीं, ये 0,100। और इसके बाद दूसरा बिंदु है 100,0, तो x पर जाना है 100, मतलब ये देखो 10, 20, 30, 40, ये 100 है, तो यहाँ तक जाना है। y पर जाना नहीं है, y बराबर 0 है, ना ऊपर जाना ना नीचे जाना, तो इस बिंदु को हम क्या लिखेंगे, 100,0 लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दें तो ये हमें जो सीधी रेखा बिल्कुल प्राप्त होगी, जो इस समीकरण का आलेख हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, इसको सीधा ऐसे मिला दें। ठीक है, क्या करेंगे, इसको बिल्कुल स्केल से मिलाना है बच्चों, एकदम सीधा जाएगा, ये सीधा बिल्कुल। ठीक है, किसी प्रकार की कोई कर्व नहीं होगा, कोई झुकाव नहीं होगा, बिल्कुल एकदम सीधी रेखा खींचेगी। तो इस तरीके से आपको स्केल से सीधी रेखा खींच देनी है। ये हमारा रेखा बन के तैयार हुआ है। ये वो आलेख है जो इस समीकरण का आलेख है, x प्लस वाई बराबर 100 को निरूपित करता है। ये रेखा कौन सी है, x प्लस वाई बराबर 100 को निरूपित करने वाली ये आपकी रेखा है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये यामिनी है, उसमें मान लिया x रुपया इसने दिया, फातिमा ने मान लो 22 रुपया दिया, कुल मिला के कितना 100 रुपया हो गया। तो रैखिक समीकरण हो गया x प्लस वाई बराबर 100। इसका हम जब ग्राफ खींचते हैं तो इसके दो हल ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल एकदम आसान सा प्रश्न है, दो हल ढूंढ लेते हैं। x का मान 0, y का मान 100 हो जाएगा, और जब हम y का मान 0 लिखेंगे तो x का मान 100 हो जाएगा। एक हल ये मिल गया, एक हल ये मिल गया। इन दोनों बिंदुओं को हम यहाँ पर ग्राफ पर लिख देंगे बस। और इसमें जैसा कि बताया कि भाई 100 इकाई अगर हम 1-1 सेंटीमीटर को 1 इकाई मानते हुए जाएंगे तो 100 सेंटीमीटर हमारी ये ग्राफ में नहीं आ सकती। ग्राफ पेपर जो होगा उसमें 100 सेंटीमीटर का नहीं हो सकता। तो बच्चों यहाँ पर हम 10 सेंटीमीटर को 1 इकाई मानते हुए 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे 100 तक बनाओगे। और इसी प्रकार y अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर को 10 इकाई मानते हुए यहाँ पर भी हमें वही पैमाना मानना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो पहले 0,100 को बनाना है, तो 0,100 का मतलब x पर नहीं जाना है, y पर जाना है 100 इकाई, तो यहाँ पर 0,100। ठीक है, और बिल्कुल इसी प्रकार 100,0 को अगर यहाँ पर बनाना है तो x पर जाना है 100 इकाई, y पर नहीं जाना है, तो 100,0 ये हो गया। बस इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया, जो रेखा बना है वो x प्लस वाई बराबर 100 को निरूपित कर रही है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। आगे देखते हैं। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में सेल्सियस में तापमान मापा जाता है। ठीक है, अपने यहाँ तापमान सेल्सियस में मापा जाता है,
जबकि अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला जो रैखिक समीकरण है वो ये होता है F बराबर 9/5 C प्लस 32। ये रैखिक समीकरण है जिससे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तापमान मापने के दो मात्रक, एक फ़ारेनहाइट होता है, एक सेल्सियस होता है। तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में तथा फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में व्यक्त करने वाला ये आपका रूपांतरित करने वाला समीकरण होता है। F बराबर 9/5 C प्लस 32 होता है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या क्या बातें हमसे पूछी गई हैं बच्चों? छोटे छोटे से 5 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष अगर मान लिया जाए तो उसका आलेख खींचिए। बच्चों ये रैखिक समीकरण है, इसका हमसे आलेख खिंचवाया गया है। पहला काम तो ये है, चलो आगे बाद में पढ़ते हैं, पहला काम पहले निपटा लेते हैं। ये जो आपका रैखिक समीकरण दिया गया है इसका हम आलेख खींचेंगे। बच्चों यहां पर ऐसा करते हैं, प्रश्न के मुताबिक सेल्सियस को तो एक्स अक्ष पर, यहां पर एक्स अक्ष को क्या लिखना है? सेल्सियस पैमाना, ये सेल्सियस तापमान है उसको एक्स अक्ष पर लिखेंगे, और ये वाई अक्ष है उसको हम फ़ारेनहाइट पैमाना को वाई अक्ष पर लिख लेंगे, और फिर इसके बाद उसका हम ग्राफ खींचेंगे। ध्यान से समझो बच्चों, ये आपका पहला प्रश्न का आंसर है। यहां देखो लिखा हुआ है F बराबर 9/5 C और प्लस में 32। ध्यान से समझो बच्चों, यहां से इस समीकरण के अगर हमें दो हल प्राप्त होते हैं तो हम निश्चित रूप से उसका आलेख खींच सकते हैं। तो यहां से कुछ भी आप मान सकते हो। देखो एक टेबल बना लें, टेबल में क्या करना है, यहां से टेबल बनाएंगे और टेबल में यहां देखो जैसे x और y होता है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से x और y के जगह पर C और F लिखना है। क्या लिखना है? C और F लिखना है। यहां पर C मतलब x अक्ष पर ये सेल्सियस पैमाना है, और जो आपका ऊर्ध्वाधर अक्ष है उसको हम फ़ारेनहाइट पैमाना मानेंगे। यहां से अपने मन से कुछ x और y के मान ज्ञात करते थे, बस उसी प्रकार C और F के मान हम अपने मन से रखेंगे। C का मान थोड़ी देर के लिए हम 0 लिख दें तो बच्चों ये पूरा हो जाएगा 0। तो F का मान कितना हो जाएगा? देखो 32 मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस रैखिक समीकरण का एक हल मिल गया 0,32। एक हल कितना हो गया? 0,32। अब यहां पर दूसरा कोई और C का मान मान लें, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं C का मान 10 है बच्चों। कितना? 10। अगर C का मान यहाँ 10 रख दें तो देखो कैलकुलेट करके यहाँ दिखा देते हैं। F बराबर 9/5 इंटू यहाँ C का मान 10 रख दें प्लस यहाँ 32। समझो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 और प्लस इसमें 32 जब जोड़ेंगे तो देखो ये 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 50। यहाँ F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। अगर C का मान हम 10 रखेंगे तो F का मान कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां से इतने हमने दो हल इसके निकाल लिए। पहला हल 0,32, एक दूसरा हल और निकाला 10,50। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका हम आलेख खींच लेंगे, बड़े आराम से खींचेंगे। देखो पूरी बात समझो बच्चों, कैसे करना होता है। यहां से एक तो ऊर्ध्वाधर अक्ष होती है, एक आपकी ये क्षैतिज अक्ष होती है। क्षैतिज अक्ष को हम एक्स अक्ष लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? क्षैतिज अक्ष को हम एक्स अक्ष लिखते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है उसको हम वाई अक्ष लिखते हैं। ठीक है, प्रश्न कहता है जो एक्स अक्ष है उसको क्या लिखो? सेल्सियस पैमाना, मतलब यहां पर तापमान सेल्सियस वाला लिखना है। ठीक है, सेल्सियस तापमान। ठीक है, ये आपको सेल्सियस लिखना है, सेल्सियस तापमान, और इधर की ओर लिखना है आपको फ़ारेनहाइट। क्या लिखना है? फ़ारेनहाइट। ठीक है, यहां से लिखना है फ़ारेनहाइट पैमाना, आपको इधर की ओर लिखना है। ठीक है, ये आपका, या फिर इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहो तो F बना दो, है ना, F यहां बना दो F। ये इधर आपको फ़ारेनहाइट में तापमान लिखना है, और इधर आपको क्या लिखना है? सेल्सियस में लिखना है, यहां C बना दो। ठीक है, ये एक्स अक्ष पर सेल्सियस पैमाना, ये सेल्सियस तापमान है, और वाई अक्ष पर फ़ारेनहाइट तापमान है। अब यहां पर कुछ पैमाना मान के यहां पर देखो, ध्यान दें, अगर ये मान लिया जाए कि 1 सेंटीमीटर का 10 इकाई है। ठीक है, तो यहां पर ये 0 है, यहां पर 1 सेंटीमीटर पर 10 इकाई लिख दें, यहां पर 20, ये इकाई का मतलब समझ रहे हो टेम्परेचर है।
10 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 यहाँ पर है, 40 यहाँ पर, 50, 60, ये इस तरीके से, ठीक है, 70, 80, 90 और ये 100, ऐसे बढ़ते हुए हम एक एक सेंटीमीटर के अंतराल पर 10 इकाई मानते हुए हम इस प्रकार से सेल्सियस तापमान को लिख लेंगे। और फारेनहाइट तापमान पर इस पर भी एक अलग पैमाना मान लें, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को 20 इकाई मान लें, यहाँ पर लिख दें 20, यहाँ पर लिख दें 40, यहाँ पर लिखेंगे 60, यहाँ पर लिखेंगे 80, यहाँ पर लिखेंगे 100, ठीक है, इस प्रकार। अब बच्चों ध्यान से समझो, अब हमें करना क्या है, 0,32 को यहाँ पर निरूपित करना है, एक्स पर नहीं चलना है, इधर इधर कहीं नहीं, एक्स पर नहीं जाना है। ये आपका सेल्सियस तापमान एक्स अक्ष पर लिखा हुआ है, तो एक्स पर नहीं जाना है, वाई पर जाना है 32, मतलब फारेनहाइट पैमाना 32 चला। यहाँ से देखो ये 30 है बच्चों, यहाँ 20 है ना, ये 40 है, तो इसके बीच कहीं यहाँ पर कहीं क्या होगा, 30 होगा। 30 के आगे यहाँ 2 मिलीमीटर और आगे बढ़ जाओ तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा कितना, 32 मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। 30 के आगे 2 खाने और बढ़ जाएं तो यहाँ पर हमें 32 मिल जाएगा, ठीक है। ये है 32, इसको क्या लिखोगे, 0,32, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0,32, ये बिंदु है 0,32, ठीक है, बात आई समझ में, ये क्या है 0,32 है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरा हल और इसका यहाँ पर है, क्या है 10,50, तो एक्स अक्ष पर देखो 10 इकाई चलना है, इधर सेल्सियस तापमान पर कितना चलना है 10, और फारेनहाइट पैमाना पर कितना जाना है 50 जाना है, तो ऊपर की ओर 50 जाओ बच्चों, यहाँ पर देखो ये 40 है और यहाँ 50 हो जाएगा, मतलब 40 और 60 के बीच में यहाँ कहीं 50 होगा, यहाँ 10 है, तो ये बिंदु हमें मिल जाएगा, कितना मिलेगा, ये इस बिंदु को क्या कहेंगे, इस बिंदु को 10,50 कहेंगे, ये बिंदु हमारा है 10,50, ठीक है। तो बस इन दोनों बिंदुओं को जब मिलाओगे तो हमें एक आलेख मिलेगा जो कि इस रैखिक समीकरण का आलेख होगा। देखो इनको दोनों को हम मिला देते हैं, कैसे मिलाना है बच्चों, इन दोनों को इस प्रकार से मिला दो, ये देखो इस प्रकार से आपको मिलाते हुए ऊपर भी आपको इधर और ये नीचे भी दोनों साइड से इस प्रकार थोड़ा बढ़ा सकते हो, है ना, ये दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए इस प्रकार बढ़ा दे, ठीक है। तो ये आपका जो आलेख है वो काहे का आलेख है, ये आलेख है F बराबर 9/5C प्लस 32, ये इस रैखिक समीकरण का आलेख है, ठीक है बच्चों। तो हमसे आलेख पूछा गया था, ये हमने आलेख बना लिया, और इसके बाद में यहाँ देखो दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, कहता है तापमान अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फारेनहाइट में तापमान क्या होगा। बच्चों ये परिवर्तित करने वाला समीकरण है, सेल्सियस को फारेनहाइट में, फारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट इस समीकरण से करना है। यहाँ पर पूछा गया है कि अगर सेल्सियस तापमान कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब C का मान 30 रखो तो F का मान हमसे पूछा गया है। बड़ा आराम से देखो प्रश्न को हल करेंगे। क्या यहाँ पर बच्चों पूछा गया है, देखो ध्यान दें, दूसरे प्रश्न का आंसर है कि यदि ऐसा दिया जाए कि सेल्सियस का मान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, तो फारेनहाइट कितना होगा, तो आपको लिखना है F बराबर 9/5 इंटू C, C का मान कितना लिखोगे 30 और प्लस में 32 लिखोगे, ठीक है। F बराबर 9/5C, C बराबर कितना लिखना है 30 प्लस 32। देखो इस वाले फॉर्मूले में ही बिल्कुल x और y के जैसे मान लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पर ये आपका x ही तो है, समझो ये x अक्ष पर ही तो लिखा गया है, तो x का मान मतलब C का मान यहाँ पर इस समीकरण में रख दिया हमने, यहाँ पर C का मान कितना लिख दिया 30 प्लस 32 हमारा ज्यों का, ठीक है, और 9/5 भी ज्यों का त्यों। तो यहाँ से F को कैलकुलेट करने पर देखो ध्यान दें, 5 छक्का 30, ये 6 बार कट जाएगा, मतलब F का मान 9 6 का गुणा 9 छक्का 54 लिखो प्लस 32, यहाँ से देखो दोनों को जोड़ो, 4 2 6 और ये 86 फारेनहाइट हो गया बच्चों, कितना हो गया 86। यदि C बराबर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फारेनहाइट में उसका तापमान कितना होगा, तो आपको लिखना है 86 फारेनहाइट होगा। क्लियर बच्चों। इसके बाद में यहाँ पर देखो दूसरी और तीसरा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से, पूरे सब प्रश्न है, आसान से समझो। तीसरा प्रश्न में क्या पूछा गया है कि तापमान 95 फारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा। अब की बार F का मान दिया गया है तो C का मान पूछा गया है। F बराबर यहाँ पर दिया गया है, देखो यदि
F बराबर दिया गया है 95 फारेनहाइट, ठीक है। तो C बराबर कितना है, ये हमारा प्रश्न है। तो बच्चों यहाँ भी वही काम करना है। क्या करना है, F का मान हम यहाँ लिख दें 95। देखो ध्यान दें, ये F है ना, उस F को 95 लिख दें, बराबर 9/5 इंटू C, 9/5 इंटू C प्लस 32 हमारा ज्यों का त्यों, ठीक है। इसको हल करोगे तो यहाँ से हमें C का मान मिल जाएगा। पहला काम तो ये करना है, 32 इधर ले आओ। तो यहाँ देखो 95 है, इसमें से 32 कम कर दें, घट जाएगा। 9/5 इंटू C हमें ज्यों का त्यों लिखना है। बच्चों यहाँ से 95 में से 32 घटा दो तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। देखो 15 में से 5 में से 2 घटाओगे तो 3 मिलेगा, और यहाँ पर ये है 9, इसमें से 3 घटाना है 6, मतलब 63 बराबर में 9/5 C। अब C का मान निकालोगे तो देखो 5 का गुणा 9 का भाग करना है। 63 में 5 का गुणा हो जाएगा और 9 का भाग करोगे, मतलब 9 7 63, 7 बार देखो कैंसिल हो जाएगा। 7 में 5 का गुणा, 7 पना 35। सेंटीग्रेड में इसका तापमान कितना होगा, 35 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। तो सेल्सियस में इसका तापमान कितना होगा, 35 डिग्री सेल्सियस होगा। जबकि इसका मान फारेनहाइट में अगर 95 फारेनहाइट है तो सेल्सियस में इसका तापमान 35 सेल्सियस होगा, ठीक है बच्चों। ये आपका प्रश्न है। इसके बाद में देखो चौथा प्रश्न क्या कहता है। चौथा प्रश्न है कि यदि तापमान 0 हो तो फारेनहाइट क्या होगा। मतलब ये सेल्सियस में कितना हो, सेल्सियस तापमान 0 हो तो फारेनहाइट क्या होगा। बड़े आराम से देखो यहां पर क्या करना है, ये सेल्सियस को 0 करना है। C का मान 0 लिखोगे, पूरा ये 0 हो जाएगा तो फारेनहाइट 32 बनेगा। सीधे सीधे एक लाइन का ही क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ ये बिल्कुल एक लाइन का ही क्वेश्चन है। कैसे लिखा है यहाँ पर देखो, चौथा प्रश्न है, लिख रहा है, पूछ रहा है कि भाई अगर ऐसा हो कि C का मान 0 हो तो C बराबर कितना हो, 0 हो तो फारेनहाइट कितना होगा। तो आपको लिखना है फारेनहाइट बराबर होता है 9/5 इंटू C, और C का मान 0 प्लस 32। यहाँ ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब F बराबर हमें 32 मिलेगा। ये देखो इसका आंसर है बच्चों, ठीक है। यदि सेल्सियस का मान 0 हो तो फारेनहाइट का मान कितना होगा, 32 होगा, ठीक है बच्चों। ये भी देखो ठीक है। इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि अगर फारेनहाइट 0 हो तो सेल्सियस बताओ कितना होगा। तो बच्चों ये भी देखो समझो, ये प्रश्न तो वही, फॉर्मूला तो वही है, F बराबर 9/5 C प्लस 32, यही तो है। तो आपको अब क्या करना है, फारेनहाइट को 0 लिख देना है, ये F को 0 लिखना है, ठीक है। F बराबर 0 लिखोगे, 9/5 C हमें ज्यों का त्यों लिखना है, प्लस 32 भी ज्यों का त्यों लिखना है। प्लस 32 इधर ले आओ तो माइनस का 32 हो जाएगा, मतलब 9/5 C बराबर हो जाएगा माइनस का 32। और C का मान जब निकालोगे तो माइनस में 32 गुणा में 5 और बटे में 9 लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, यहाँ जो गुणा वाले पद होते हैं वो भाग में चले जाते हैं, भाग वाले गुणा में आ जाते हैं। तो यहाँ C का मान देखो 5 का गुणा हो जाएगा, 9 से भाग करेंगे तो C बराबर माइनस 5 दूनी 10 लिखो, हासिल में 1, 5 दिया 15, 1 16, 160/9। और इस प्रकार से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ देखो 9 दूनी 18, एक बार जाएगा, ठीक है, एक बार जाएगा। अब यहाँ कितना बचा देखो 8, ठीक है, 8 में 0 बढ़ाओगे 80 हो जाएगा। अब देखो 9 8 72, 8 72, यहाँ देखो अब कितना बचा 8, फिर 0 हो गया तो 18 वही बात 18.8 लगभग लिख दें। ये आपका सेल्सियस तापमान है। क्या है ये, सेल्सियस तापमान। जब फारेनहाइट का मान 0 होगा तो सेल्सियस तापमान माइनस का 18.8 सेल्सियस होगा। क्लियर बच्चों। तो ये इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब बच्चों यहां पर देखो एक अंतिम प्रश्न और पूछा गया है, एक प्रश्न देखो और है, ये आपका 5वां प्रश्न और है। लिखा है क्या कोई ऐसा तापमान है जो सेल्सियस व फारेनहाइट दोनों के लिए संख्यात्मक मान समान हो, और यदि है तो उसको ज्ञात करके बताओ। बड़ा आराम से देखो करेंगे बच्चों। यहाँ पर अब हम थोड़ी सी जगह रब करेंगे। अगर आपने किसी प्रकार ये उतार ना पाया हो, नोट ना कर पाया हो, तो एक बार नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब हम यहाँ से इसको इतना रब कर देते हैं और अंतिम प्रश्न का हल यहाँ पर बताएंगे। देखो अंतिम प्रश्न हमसे क्या पूछता है, पूछता है कि यदि सेल्सियस तापमान और फारेनहाइट तापमान दोनों के लिए संख्यात्मक मान बराबर हैं
तो क्या ऐसा कोई तापमान है जिसके लिए दोनों बराबर हों? तो आपको लिखना है माना, यहां पर क्या है, ये आपका 5वें प्रश्न का आंसर है। यहां ऐसा लिख लें कि माना फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के तापमान समान T है। ठीक है, मतलब C और F दोनों ही बराबर हैं। कब? T टेम्परेचर पर दोनों बराबर हैं। मतलब C और F सेल्सियस तापमान, फारेनहाइट तापमान दोनों बराबर हैं तब जब ये दोनों बराबर काय के बराबर हमने लिख दिए, T के बराबर। ठीक, तो यहां पर इसी फॉर्मूले में जहां F है वहां भी T लिख दें और जहां C है वहां भी T लिख दें। देखो ये F लिखा है ना, F, इसको हम लिख दें T लिख दें, बराबर यहां 9/5 और ये C लिखा है, इसको भी हम T लिख दें और प्लस में क्या लिख दें, 32। अब इसको हल करो, कैसे करोगे? देखो ये T में से 9/5 T इसको घटाओ, बराबर में यहां 32 लिख दें। अब यहां देखो 5 एलसीएम आएगा, 5 एकम 5T, 5T में से 9T घटाओगे तो माइनस का 4T और बराबर में यहां 32 लिख दो। यहां से T का मान अगर निकालोगे तो हमें क्या मिलेगा, 32 में गुणा 5 का करोगे और ये बटे में माइनस का 4। ठीक है, -4 ऊपर है ना, ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। यहां से 4 डिवाइड करो, 4 × 8 = 32, 8 बार डिवाइड हो रहा है और ये आगे मिलेगा T का मान माइनस में 8 × 5 = 40। देखो ध्यान दे, ये माइनस भी साथ में है। टेम्परेचर कितना बच्चों, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर तापमान 40 है तो इसका मतलब 40 तापमान सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों ही बराबर होते हैं 40 तापमान पर। ये कहें कि अगर सेल्सियस -40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो -40 फारेनहाइट ही कहा जाएगा। मतलब सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों बराबर कब होते हैं, जब तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो। -40 डिग्री सेंटीग्रेड कहें या -40 फारेनहाइट कहें, दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, ये हमसे प्रश्न पूछ रहा था। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर ये 8 प्रश्न दिए गए थे और ये हमने 8 पूरे के पूरे सारे प्रश्नों को यहां पर हल किया है। यहां पर अगर किसी प्रकार की बच्चों कोई समस्या, आपको किसी प्रकार का कोई डाउट्स आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे जरूर पूछें। ठीक है, अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर जाकर के भी हमसे पूछ सकते हो। बच्चों किसी प्रकार की कोई समस्या है जरूर पूछना है, हर हालत में निसंकोच पूछना है और हर संभव प्रयास है कि हम आपको उस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे जो आपकी समस्या है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके आगे जो एक्सरसाइज है 4.4 वो इससे अगले वाले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ये भी हमें बताएं और वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।